हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बताना है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या बताना है कि जितने भी, ऑल का मतलब क्या हुआ? सारे रेक्टेंगल्स हमारे क्या होते हैं? स्क्वायर। पहले आप इसका मीनिंग समझिए कि सारे रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर होते हैं। तो ये बात सही है या गलत? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि ये है फॉल्स। अब ये फॉल्स किस लिए है ये मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर सारे रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर हैं तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी हमारी, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल में होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सभी रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर बताना है तो पहले मैं यहाँ क्या बना लेती हूँ? मैंने यहाँ लिया एक रेक्टेंगल। तो देखिए, ये हमने क्या लिया? एक रेक्टेंगल। और बताइए, अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है, इसकी सिर्फ आमने सामने की साइड इक्वल है। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉल्स, कि सारे रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर नहीं होते। और स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये पॉइंट ऐसे लिखा हो कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो उसमें हमें क्या प्रूव करना होता है? कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। तो इसको अगर अपोजिट तरीके से लिखा हो तो क्या होगा? पहले मैंने क्या लिया? एक स्क्वायर। और इसमें ये पूछा गया है क्या ये एक रेक्टेंगल है? यस, क्योंकि क्या है, इसमें आमने सामने की साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो सारे स्क्वायर्स तो रेक्टेंगल होते हैं, पर ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आपको ए पार्ट समझ आया? इसे हम फिगर बना के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी रेक्टेंगल की, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम होते हैं? तो स्टूडेंट्स, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में भी हमारे पास क्या होता है? रोम्बस की भी चारों साइड हमारी इक्वल होती है और साथ में वो पैरेलल होती है। और वो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होगा? पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखिए, जैसे मैंने कोई भी एक पैरेललोग्राम लिया, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है? ऑपोजिट साइड्स मेरी क्या हैं? इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसी तरह ये ऑपोजिट साइड्स मेरी इक्वल भी हैं और ये मेरी पैरेलल भी है। और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो इस रोम्बस में देखिए, इस रोम्बस में क्या है हमारे पास? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ? जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बात ट्रू है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम होंगे। अब आगे देखिए थर्ड पार्ट, और स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो हमारे रोम्बस भी होते हैं और पैरेललोग्राम भी होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये बात सही है या गलत? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? ट्रू। अब ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये मेरा ट्रू कैसे है। पहले मैं क्या लूँगी? स्क्वायर लूँगी। जैसे मैंने एक ये क्या लिया? स्क्वायर। अब बताइए, क्या ये एक रोम्बस है? हाँ, क्योंकि ये रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। क्या है? इसकी आमने सामने की साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी स्क्वायर हमारे क्या होते हैं? रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए आपको सबसे पहले लाइन का मीनिंग अच्छे से समझना होगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में इन सब के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एक, फर्स्ट का डी पार्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? कि जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो ये क्या होगा? ये हमारा फॉल्स होगा। अभी हमने ऊपर क्या किया था? कि जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ऑल काइट्स आर रोम्बस। इसमें क्या पूछा गया है? कि जितनी भी काइट्स है क्या वो हमारी रोम्बस होती है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा फॉल्स। अब ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि फॉल्स कैसे होगा। मैंने एक, ये देखिए मैंने क्या लिया यहाँ पे? मैंने एक
काइट की शेप ली है। अब देखिए इसमें क्या है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं लंबा बना देती हूँ, बिल्कुल काइट जैसी शेप कर दी मैंने इसकी। ये देखिए ये मैंने क्या लिया है, एक काइट। अब बताइए क्या एक ये रोम्बस है? नहीं, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती है। तो इसमें ओनली वन पेयर हमारे पास पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जितनी भी काइट्स हैं वो रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस में तो हमारी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये वाली गलत कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या पूछा गया है कि जितनी भी काइट्स होती हैं वो क्या होते हैं, रोम्बस। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम क्या बनाएंगे, एक काइट की शेप। तो देखिए ये क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो सभी काइट्स हमारी रोम्बस होती हैं। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि काइट्स में क्या होता है, काइट्स में तो सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हमारी चारों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी काइट है वो रोम्बस नहीं है। और नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि ऑल रोम्बस आर काइट्स, जितने भी रोम्बस हैं वो काइट्स हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ट्रू। तो ऐसा क्यों होगा, देखिए क्योंकि रोम्बस में क्या है, वो काइट की सभी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। एक तो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और रोम्बस में, काइट में हमारे पास क्या होता है, एक ऑपोजिट एंगल हमारा इक्वल होता है। और लेकिन रोम्बस में क्या है, रोम्बस में भी होता है कि हमारे ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोम्बस है वो काइट की सभी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑल रोम्बस आर काइट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, और पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। तो स्टूडेंट्स इसमें ये पूछा गया है कि जितने भी पैरेललोग्राम हैं क्या वो ट्रेपीजियम होते हैं। तो ये बात क्या है, ये भी क्या है, ट्रू। तो देखिए आप कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, जैसे मैंने क्या लिया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। लेकिन ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरेललोग्राम होता है वो ट्रेपीजियम होगा, उसमें दो पेयर हैं, तो एक पेयर तो ऑटोमेटिक हमारे पास मिलेगा ही। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि भाई हमारे पास ये सब प्रॉपर्टीज को फुलफिल करके हम इसे कैसे प्रूव कर रहे हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि जो ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, क्या वो ट्रेपीजियम होता है? तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि आप एक स्क्वायर ले लीजिए, जैसे मैंने कि ये स्क्वायर लिया, तो इसमें क्या है, इसमें इसके ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल हैं, ये वाली भी इक्वल भी और पैरेलल भी, ये भी इक्वल भी और पैरेलल भी। और ट्रेपीजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्वायर है वो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी स्क्वायर होते हैं हमारे पास क्या होंगे, वो ट्रेपीजियम होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। इसमें हमें सिर्फ पहले लाइन का मीनिंग समझना है कि उस लाइन में हमसे क्या पूछा गया है, फिर हमें सबकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसे हम फिगर के थ्रू बना के उसकी प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रिमेंबर करके एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और आप जितने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी इन प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, ए पार्ट में हमें क्या करना है, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है, हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिसकी चारों साइड हमारी इक्वल लेंथ की हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, तो आपको पता है वो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ये आपको अच्छे से पता है। वो हमारा होता है एक तो स्क्वायर और एक हमारा होता है रोम्बस। आए समझ में? अब आगे देखिए, बी पार्ट में हमें बताना है जिसके चारों राइट एंगल, फोर राइट एंगल, जिसके चारों क्या हों, राइट एंगल। और राइट एंगल क्या होते हैं, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों। तो ये भी आपको पता है। स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर में हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और साथ में रेक्टेंगल में भी क्या होता है, रेक्टेंगल में भी हमारे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो स्टूडेंट समझ आया कि हमें ए पार्ट में ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसकी चारों साइड इक्वल हों, वो हमारी होती हैं स्क्वायर की और रोम्बस की। और जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों वे हमारे होते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड। देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है
एक्सप्लेन करके दिखाइए कि जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए अब ये बात मैं आपको अभी, अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये बात सही है। तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, हमें इसका रीज़न देना है कि स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो देखिए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसे आप एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो देखिए अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, तो इसका क्या रीज़न है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं 4, और स्क्वायर की भी कितनी साइड्स होती हैं 4। तो जिस भी फिगर की 4 साइड होंगी वो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं कि अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 साइड। तो जिस भी फिगर की अगर हमारे पास 4 साइड्स हैं वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। आगे देखिए पार्ट 2, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, इसमें हमें स्क्वायर को पैरेललोग्राम बताना है कि वो कैसे है। तो देखिए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर में तो हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ही। तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अ स्क्वायर इज ए रोम्बस। अब हमें स्क्वायर को क्या दिखाना है कि वो रोम्बस कैसे है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी क्या होता है, हमारी सारी साइड्स इक्वल होती है। और साथ में क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इसका मतलब डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो देखिए स्क्वायर इज ए रोम्बस, तो स्क्वायर हमारा रोम्बस होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, और रोम्बस की भी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। और स्क्वायर में भी क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। और वही प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस में होती है। तो आपको पता चला कि स्क्वायर हमारा रोम्बस कैसे है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में हमारी चारों साइड इक्वल होती है पर रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो स्क्वायर में भी हमारी अपोजिट साइड, अगर चारों साइड इक्वल हैं, अगर हमारी चारों साइड इक्वल हैं, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मान लो ये मेरी चारों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स तो हमारी इक्वल होंगी ही। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है और रेक्टेंगल में भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल होगा क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल हैं और एंगल हमारे सारे 90 डिग्री के हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। तो हमें स्टूडेंट्स उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें एक दूसरे को, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। तो हमने अब तक पढ़ा क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड होती है। तो वो सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ये सब क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसमें क्या कंडीशन दी गई है, हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट करने का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैंने कोई भी एक यहाँ क्वाड्रिलेटरल लिया और मैंने क्या कहा है, जिसके डायगोनल क्या करें, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो ऐसा किस क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो स्टूडेंट्स हमने किस किस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। एक तो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, और हमने क्या पढ़ा था, रोम्बस, और एक स्क्वायर। तो इन सब में क्या होता है, इन सब के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इनके डायगोनल्स आपस में बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में देखिए, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ, एक तो स्टूडेंट
बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल किस में बनाते हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में। अब इसके बाद क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में दोनों फिगर में क्या होता है, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में इनमें क्या होता है, इनमें इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि जो रेक्टेंगल होता है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए कन्वेक्स। कन्वेक्स हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स वो होता है जिसके डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं, वो होता है कन्वेक्स। और हमने कनकेव पढ़ा था जिसके डायगोनल्स फिगर के कुछ डायगोनल्स फिगर के बाहर हो सकते हैं, और कन्वेक्स में उसके सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर होते हैं। तो अब आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए। मैंने ये देखिए एक मैंने क्या लिया, रेक्टेंगल। अब मैं क्या बनाऊँ, इसके डायगोनल्स। ये देखिए इसके डायगोनल्स क्या हैं, इसके डायगोनल्स हमारे फिगर के अंदर हैं। तो ये क्या हुआ, एक कन्वेक्स को क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हम इसका क्या रीज़न देंगे, हम कहेंगे सिंस all the diagonals of the रेक्टेंगल के सभी डायगोनल्स क्या होते हैं, इन द फिगर के अंदर ही होते हैं। सो इट इज़ अ कन्वेक्स, इसीलिए क्या होगा ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसलिए क्या होगा एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स का तो मैंने बता दिया, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी 4 साइड होती हैं तो साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल इज इन द फिगर, सो इट इज़ कन्वेक्स एंड इट हैज़ 4 साइड। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4। अगर इसकी 4 साइड है तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्वाड्रिलेटरल। सो इट इज़ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट समझ आया कि हमारा रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो हम पहले इसको कन्वेक्स के लिए इसका रीज़न देंगे और साथ में क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो इससे रेक्टेंगल हमारा क्या बन जाएगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रैंगल। तो स्टूडेंट्स हमें ए बी सी क्या दी हुई है, एक ए बी सी, ये हमें एक राइट एंगल ट्रैंगल दे रखी है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द साइड राइट एंगल। तो ओ इसके हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए ए बी सी हमें क्या दे रखी है, राइट एंगल ट्रैंगल। राइट एंगल ट्रैंगल कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ओ हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है। और साथ में हमें क्या बताना है कि एक्सप्लेन करके बताइए कि जो ओ है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, ओ का जो डिस्टेंस है वो ए से भी और बी से भी और सी से भी, तीनों से ओ का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस, मीनिंग सेम डिस्टेंस पे। इसका मतलब ओ ए हमारा होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये हमें दिखाना है कि ऐसा क्यों होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हमने साथ में क्या लिख रखा है कि द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। अब हमने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल से हमने इस डॉटेड लाइन की हेल्प से क्या बना लिया है, एक रेक्टेंगल। तो देखिए हमने डॉटेड लाइन से ये क्या बनाया, एक रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल हमारे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, इनको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी ओ सी के, और ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ डी के। तो स्टूडेंट समझ आया, ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। और लेकिन हमें क्या करने हैं, हमें इस चारों को ही इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। 3 इक्वल है तो ये अपने आप ही इक्वल
प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे इक्वल प्रूव करेंगे। अब हमें पता है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इन अ रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल हमारे इक्वल है। एंड ओ हमें क्या दिया है, ओ इज़ द मिड पॉइंट। ओ हमारा मिड पॉइंट हमें गिवन है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, ये इक्वल है। ओ ए हमारा ओ सी के इक्वल है, ओ डी हमारा ओ बी के इक्वल है। तो देखिए अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मैंने ये भी इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है, मान लो ए सी की वैल्यू मेरे पास है 10 और बी सी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 10। तो मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 5। इसी तरह मेरे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 5। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि ओ ए ओ बी ओ सी ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट समझ आया कि ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी के, इक्वल हो जाएगा ओ सी के। तो आपको समझ आया कि ये कैसे प्रूव हुआ। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल दी हुई है, उससे हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन की हेल्प से एक रेक्टेंगल। फिर उस रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में हमें पता है डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आपस में एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी के और ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के और ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। अब देखिए, और साथ में हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ और भी है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल होने से क्या होगा, ए सी हमारा इक्वल हो जाएगा बी डी के। ए सी और बी डी हमारा क्या है, इक्वल है। तो मैंने दोनों को वैल्यू एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने दोनों की वैल्यू क्या ले ली, 10, क्योंकि दोनों हमारे पास इक्वल हैं। अब ये दोनों का इक्वल पार्ट्स में ओ डिवाइड कर रहा है, तो ओ बी और ओ डी हमारा 5 आ गया, ओ ए और ओ सी भी हमारा 5 आ गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। हर क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप उसे वीडियो को बैक करके बार बार उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ी इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।